नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। उत्तराखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। लंबे इंतजार के बाद आज देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में हमने जो वादा उत्तराखंड की जनता से किया था वो पूरा हो गया है। भेदभाव के खिलाफ इस कानून से न सिर्फ बाल विवाह, बहु विवाह, हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी, सबको एक समान अधिकार मिलेंगे। उधर कांग्रेस ने इस मौके पर सियासी दांव चलते हुए इसे संस्कृति से खिलवाड़ करार दिया है। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है और यूसीसी की पूरी टाइमलाइन भी आपको हम बता रखे हैं कि कब विधेयक पास हुआ, कब एक्सपर्ट ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई और उसके बाद रिपोर्ट इस कमेटी ने सौंपी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड के नाम आज एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। सोमवार को यानी कि आज उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ। मुख्यमंत्री ने यूसीसी के गजट नोटिफिकेशन का अनावरण कर इसकी शुरुआत कर दी है। दिन सोमवार, समय 1:13। ये वो ऐतिहासिक दिन और समय था जब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया। सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मौजूद मुख्यमंत्री ने यूसीसी के गैजेट नोटिफिकेशन का लोकार्पण कर प्रदेश में यूसीसी को लागू करने की घोषणा की। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री भावुक हो गए। सीएम धामी ने कहा कि आज का दिन सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को लागू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यूसीसी की नियमावली और पोर्टल का भी अनावरण किया। मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष एक घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए जाने के पीछे जो मंशा थी वो यही थी कि लिंग, धर्म, वर्ग, जाति इत्यादि से ऊपर उठकर जो फैमिली लॉज हैं, शादी विवाह, लिव इन रिलेशनशिप या सक्सेशन के जो मामले हैं उसमें समानता लाई जाए। ये विशेष रूप से हमारे समाज में देखने को मिला था कि रूढ़िगत तरीके से स्त्रियों को पुरुषों से कमतर अधिकार मिले थे। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी किसी भी धर्म पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर समानता से समरसता कायम करने का कानूनी प्रयास है। सीएम ने कहा कि यूसीसी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हलाला, इद्दत और 3 तलाक जैसी कुप्रथाएं समाप्त होंगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहु विवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने 27 जनवरी के इस ऐतिहासिक दिन को उत्तराखंड में हर साल समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की। यूसीसी पोर्टल पर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने वाले सीएम पहले व्यक्ति भी बने। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सौंपा। बहरहाल आजादी के बाद 75 सालों से जिस यूसीसी की चर्चा की जा रही थी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ उसे लागू करने का साहस दिखाया बल्कि देश के सामने एक नजीर भी पेश कर दी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि हमने जो जनता से वादा किया आज उसे पूरा कर दिया है। बीजेपी जो कहती है वो करती भी है। वहीं बलूनी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, 370 भी चलाया गया और अब यूसीसी भी लागू हो गया है। सांसद अनिल बलूनी, उनसे हम बात करें। सर, जिस तरह से बात करें उत्तराखंड में यूसीसी जो है वो लागू हो गया है, सर कैसे देखते हैं इसे? देखिए, 2022 के चुनाव में हमने उत्तराखंड की जनता से एक वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब हमारी सरकार आई तो हमने सबसे पहले यूसीसी इम्प्लीमेंट के लिए एक कमेटी बनाई और उस पर काम शुरू किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और अब उसको हमने लागू भी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। हम यूसीसी की बात करें तो बीजेपी की जो कोर एजेंडा, मुख्य कोर एजेंडा था, उसमें यूसीसी जो है वो था और उसे उत्तराखंड में सब में लागू किया गया। पहला राज्य जो है देश में वो उत्तराखंड बना। देखिए, जब हम लोग छोटे थे और हम लोग युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, जब हम लोग कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, जब हम कहते थे कि एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, 370 को हटाने की बात करते थे, आज हमारे लिए बड़ा भावुक क्षण है कि राम मंदिर भी बन गया है, 370 भी हट गया है, अब यूसीसी भी आ गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन प्रहलाद सिंह के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूसीसी पर सवाल उठाए और कहा कि इसमें लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी गई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि यूसीसी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसका बंडल है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इथोस पर, हमारी जो यहाँ की संस्कार है उन पर चोट करता है। आप लिव इन रिलेशनशिप को आप कानूनी मान्यता दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप लव जिहाद उसको ऐसे जप रहे हैं जैसे मंत्र जप रहे हो आप किसी देवता के अपने माता। लिव इन रिलेशनशिप का जो यूसीसी का भाग 3 है उसमें लिखा है सहवासी संबंध। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि वो क्या चाह रहे हैं। ये बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। इसमें 379 से लेके 389 तक जो 12 धाराएं हैं बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। उसको आप स्टडी करिए। मेरा देश, मेरे देश के लोग और खासकर उत्तराखंड के लोग इसको स्वीकार नहीं करते। कोई माँ बाप, कोई परिवार अपनी बेटी को किसी के साथ बिना विवाह के रहना स्वीकार नहीं करता। संबंध, सहवासी संबंध तो बिल्कुल नहीं करता। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने को जमीयत उलेमा हिंद कोर्ट में चैलेंज करेगी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि शरीयत और धर्म के खिलाफ हमें कोई भी कानून मंजूर नहीं है। समान नागरिक संहिता के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि अनुसूचित जनजातियों को संविधान विधेयक से छूट दी जा सकती है तो मुसलमानों को क्यों नहीं। और उत्तराखंड में यूसीसी लागू होते ही मुस्लिम सेवा संगठन ने इसका विरोध कर दिया है। देहरादून में शहर काजी समर्थकों समेत कलेक्ट्रेट पहुंचे और आरोप उन्होंने ये लगाया कि 3 तलाक हलाला की हवा बनाकर दूसरे मजहब की मान्यताओं को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, जिसका सड़क से सदन तक पुरजोर विरोध किया जाएगा। जरूरी हुआ तो इस पर कोर्ट में भी दस्तक दी जाएगी। इस मौके पर डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर यूसीसी को रद्द करने की मांग उठाई गई। इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, जन आक्रोश है और कहीं ना कहीं जनहित में नहीं है, लोगों को विरुद्ध है। ये बांटने की राजनीति है। एक पंथ के कल्चर को, एक पंथ के विश्वासों को दूसरे पर थोपने की कोशिश की जा रही है। आपने खाली लागू कर दिया, आपको पता तो होना चाहिए क्या इद्दत है, क्या हलाला है। जबरदस्ती आप हलाला को एक पब्लिक डोमेन में ला के लिया है कि हलाला हलाला हलाला। अगर आप हलाला को असली वजह पता चल गई तो कोई मुस्लिम समुदाय में ये नहीं चाहता कि हलाला हो। जबरदस्ती बीजेपी ने अपनी वोट बैंक की राजनीति बनाने के लिए हलाला वर्ड को यूज करा है।
कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ हरिद्वार जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन ले लिया है। जिला प्रशासन ने चैंपियन के परिवार के 9 शस्त्रों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। ये लाइसेंस प्रणव चैंपियन, उनकी पत्नी और उनके बेटे के नाम पर थे, जिसमें 9 लाइसेंसी रिवॉल्वर और गन शामिल थे। तो चैंपियन के परिवार के कई लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। कुल 9 लाइसेंस रद्द किए गए हैं, 9 शस्त्र जिनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो गिरफ्तारी के बाद अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। चैंपियन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को मेडिकल के बाद पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने चैंपियन पर गंभीर धाराओं के चलते जमानत नहीं दी और चैंपियन को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर रविवार को कानपुर विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर दिन दहाड़े फायरिंग और समर्थकों से मारपीट करने का आरोप लगा है। गोलियां चलाई हमारे घर में, उसको कुछ नहीं कहा। हमें उसने आगे चैलेंज किया, मेरे स्टाफ को मारा, मेरे महल पे गोली चलाई। आज हमने जवाबी कार्रवाई की तो पुलिस ने हमें उठा लिया। ये अन्याय हो रहा है, अन्याय। हम लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। रोक गई, उसके संबंध में पुलिस को जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए 307 अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया था, जिसमें प्रणव चैंपियन और उनके समर्थकों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। इसी संबंध में पूर्व में जो उमेश शर्मा जो विधायक जी हैं, इनके द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन की एक कार्रवाई एक दिन पहले की गई थी, जिसके संबंध में हमें जो कंप्लेंट प्राप्त हुई थी उसमें भी अभियोग पंजीकृत करके इनको भी अभी हिरासत में लिया गया है। इनको माननीय पूर्व विधायक जी के ऊपर आरोप ये था कि उन्होंने जाकर क्या बोलते हैं सीटिंग विधायक उमेश शर्मा जी के कार्यालय पर जाकर फायरिंग करी अपने साथियों के साथ मिलकर। तो उन पर क्या बोलते हैं बीएनएसएस के सेक्शन लगे हुए थे, जिसमें उनके ऊपर धारा 109 और 190, 191। वहीं कानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को हरिद्वार सीजेएम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उमेश कुमार की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए 40-40 हजार के मुचलकों पर उमेश कुमार को रिहा करने का आदेश दिया है। पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी सिंह की तहरीर पर उमेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। रोशनाबाद कोर्ट में जमानत से रिहा होने के बाद उमेश कुमार ने कहा है कि उन्हें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। आपको बता दें कि रविवार को पूर्व विधायक चैंपियन की ओर से विधायक उमेश के कैंप कार्यालय पर गोली चलाने के बाद माहौल गर्मा गया था। वहीं जब इस घटना की जानकारी निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को लगी तो वो अपने दफ्तर पहुंचे। इस दौरान उनके हाथों में भी पिस्तौल थी। जो कानूनी तौर पर होना चाहिए था वही हुआ और हमने भी एक बार भी हमने भागने की, फरार होने की कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि जिससे ये लगता कि हम दोषी हैं। लेकिन कोई परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब मान सम्मान की कोई बात आती है तभी विवाद होते हैं। फायरिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ये घटना उत्तराखंड के लिए अच्छी नहीं है। उत्तराखंड राज्य का निर्माण किसके लिए नहीं हुआ था। 2 नामचीन लोग जिस तरीके की दबंगई का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आम नागरिकों को चिंतित करने वाला है। मुझे लगता नहीं कि राज्य में कोई सरकार जैसी चीज रह गई है, नहीं तो इस तरीके की स्थिति ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। और हमारे जो राज्य के लिए शहीद हुए लोग हैं, आंदोलनकारी हैं, वो कितना आहत महसूस कर रहे होंगे। लोगों ने इसी के लिए बलिदान दिया, इसी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया।
उत्तराखंड में मंगलवार से नेशनल गेम्स का आगाज हो जाएगा। राज्य में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। इसके लिए पूरी पुख्ता तैयारी कर ली गई है। खिलाड़ियों और स्टाफ को मिलाकर 16,000 लोग नेशनल गेम्स में आएंगे। नेशनल गेम्स में 4,701 महिला खिलाड़ी और 4,844 पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। नेशनल गेम्स में 35 खेलों के इवेंट होने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 15 इवेंट देहरादून में होने हैं। वहीं हरिद्वार में 3, ऋषिकेश में 5, टिहरी में 2 और उधम सिंह नगर में 5। इसके साथ ही हल्द्वानी में 6 इवेंट और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के साथ टनकपुर में 1 इवेंट होगा। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी करीब शाम को 3:30 बजे देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। फिर एयरपोर्ट से बाय रोड महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज जाएंगे। पीएम मोदी शाम को 6 बजे नेशनल गेम्स का उद्घाटन भी करेंगे। नेशनल गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी को भव्य रूप देने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नेशनल गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं भव्य समारोह में बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल और पवनदीप राजन के साथ पानवाज बैंड अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। वहीं ट्रैफिक के लिए भी डायवर्जन प्लान बनाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेजेंस में उद्घाटन समारोह भी हो रहा है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो मानक है उसको पूरे किया जा रहा है और जिस तरह के प्रोग्राम के इवेंट है उसमें जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हों, चाहे जो भी कल्चरल इवेंट्स हैं, सभी को सुरक्षा की दृष्टि से चेक भी किया जा रहा है और जो भी हमारे पुलिस बल है उनको मौके पर जाकर ब्रीफ किया जा रहा है और इससे जो यातायात व्यवस्था है उसको भी सुदृढ़ बनाया जा रहा है। जो पब्लिक यहाँ पर आएगी यहाँ पर प्रोग्राम में, उनको भी कोई दिक्कत न। में मंगलवार से शुरू हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए हरिद्वार स्थित शांतिकुंज गायत्री परिवार ने भी तैयारी की है, जिसके लिए पिछले कई दिनों से सैकड़ों कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। मंगलवार को शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलों का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। इसी अवसर पर गायत्री परिवार के 2200 कार्यकर्ता एक साथ शंखनाद करेंगे। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी की पावन उपस्थिति में शंख ध्वनि के साथ गायत्री परिवार के सभी साधक करने वाले हैं और एक ऐसा सौभाग्य का विषय है जिसके लिए हम सभी अपने आप को आह्लादित, प्रसन्न, प्रफुल्लित पाते हैं। नेशनल गेम्स के आयोजन से न सिर्फ खेल प्रेमियों को एक बेहतरीन मौका मिलने जा रहा है, बल्कि गेम्स का प्रदेश की इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा हो रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में होटल, गाड़ियों और अन्य व्यवस्थाओं के साथ स्वरोजगार को भी बड़ा फायदा मिल रहा है। नेशनल गेम्स के दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ी, अधिकारी और दर्शक प्रदेश में आ रहे हैं, जिससे कि पर्यटन, होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी रौनक आई है। स्थानीय होटल्स में बुकिंग बढ़ी है और ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी व्यस्त नजर आ रही हैं। आयोजन ने न केवल खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाया है, बल्कि स्थानीय व्यवसाय को भी एक बड़ा लाभ मिल रहा है। प्रदेश में होने वाले नेशनल गेम्स के लिए 530 बसें, 6,100 सेडान और 6,000 SUV गाड़ियां भी शामिल हैं। 255 होटल और आयोजन स्थलों के पास 450 CCTV लगाए गए हैं। वहीं देहरादून में स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं को भी नेशनल गेम्स का फायदा हो रहा है और ये महिलाएं नेशनल गेम्स के लिए 15,000 बैग तैयार कर रही हैं, जो प्लास्टिक मुक्त हैं। हर महिला को 7 से 10 रुपए बैग सिलने के मिल रहे हैं। जैसे ही ये राष्ट्रीय गेम यहाँ पे डिक्लेयर हुए थे हमारा प्रदेश करेगा, मैंने भरसक प्रयत्न किया कि हमारी महिलाओं को ये काम मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो हमारी महिलाओं का स्किल का डेवलपमेंट और पॉलिश होगा, बल्कि हम लोग पर्यावरण के प्रति भी चूंकि हम लोग जागरूक हैं और पॉलिथीन का बहिष्कार करते हैं, तो ये आपने देख लिया जैसा कि ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कैनवस से बने हुए बैग्स हैं। नेशनल गेम्स जैसे बड़े आयोजन से राज्य की आर्थिक स्थिति को लंबी अवधि तक लाभ होता है, क्योंकि ये राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून।
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।